नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कैलेंडुला के पौधे दिखाऊंगी, इनकी देख रेख कैसे करते हैं, इनमें कौन सी ऐसी खाद दें जिससे जिससे कि ये फूलों से ऐसे भर जाएं। आज इसके बारे में ही बात होगी। ये बहुत ही सामान्य सा पौधा है, इस समय आपको नर्सरीज में मिल जाएगा। आप इसे अभी तक आपने नहीं लगाया हो तो ज़रूर लगा लें। वैसे ज़्यादातर लोग जो लोग विंटर गार्डन बनाना सुंदर पसंद करते हैं वो लोग कैलेंडुला के पौधे ज़रूर लगाते हैं। ये आसानी से बीजों से भी उग जाते हैं। अगर पिछले साल के आपने बीज रखे हों तो वो भी आप लगा सकते हैं, वरना ये आपको 15 रुपये में या 20 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएंगे। नर्सरीज पे बहुत महंगे पौधे नहीं होते हैं। पत्तियां इनकी देखिए कुछ जैसे हमारे यहाँ पालक की साग होती है, कुछ उस तरह की ही होती हैं और बहुत ही आसानी से उगने वाले ये पौधे हैं। इन्हें खाया भी जाता है। आश्चर्य नहीं करिएगा आप। ये जो प्लांट हैं, ये जो इनके फूल हैं, इनको खाया जा सकता है। जैसे हम गेंदे के पौधे जो फूल हैं उनको खा सकते हैं, उसी कैटेगरी का ये भी है और इसे भी खाया जा सकता है। ये मेडिसिन्स में बहुत यूज होता है। अभी आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी भी कि इनके क्या क्या यूज होते हैं आयुर्वेद में। पहले तो थोड़ी इनकी केयर जान लेते हैं, इन्हें क्या पसंद है, इनमें ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो इसको की सामान्यतः हम लोग लगाते हैं और चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग हो। तो सबसे पहले तो देखिए ये हर तरह के कंटेनर में लग जाते हैं, यानी प्लास्टिक के गमले में भी लग जाएंगे और ये जो छोटे कंटेनर है उसमें भी लग जाएंगे। बड़े कंटेनर हैं उसमें एक साथ 4-5 पौधे आप लगा देते हैं तो उसमें भी ये बहुत आसानी से लग जाते हैं। जैसे देखिए ये मेरी जो फ्रिज के नीचे रखने वाली जो टोकरी होती है, आलू प्याज रखते हैं, वही वाली थी, तो उस जगह ज़्यादा नहीं थी तो इसमें मैंने लगा दिया है और इसमें भी ये बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये उगते हैं। ये हालांकि मैं इसमें केवल 2 ही पौधे लगाती तो ज़्यादा ठीक था, लेकिन फिर भी ये एकदम घने घने से दिख रहे हैं, इसलिए भी ये कोई ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहे हैं। कलर की बात कर लेती हूँ तो कलर देखिए, एक ये येलो कलर, ये हल्दी वाला आता है, ये ऑरेंज वाला आता है। इसके अलावा हल्का सा शेड वाला भी आता है, वो हाइब्रिड पौधे होते हैं, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो आजकल हाइब्रिड में बहुत सारी कलर वेरिएशन हर पौधे में आ गए हैं, तो आपको ये इसके भी और भी येलो के ही रहेंगे। पैटर्न इनका येलो कलर का ही रहता है, पर इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग या कुछ भी ऐसे मिल सकता है आपको, वो भी पौधे आप लगा सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि खाने वाले जो पौधे हैं वो ये देसी वैरायटी ही है, आसानी से उग जाती है। अब इसमें अधिक फ्लावरिंग हम कैसे लें, इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी आपको बनानी चाहिए, जो कि बिल्कुल पोरस मिट्टी हो और जिसमें कि पानी ठहरे नहीं, बिल्कुल भी रुके नहीं, और पानी दीजिए और विदिन कुछ ही सेकंड में पानी ड्रेन आउट हो जाए। इसका ज़रूर आपको जितने भी विंटर सीजन के पौधे हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। विंटर में देखिए धूप थोड़ी कम होती है और ऊपर से शीत भी गिरती है, फॉग गिरता है, तो ये सारे पौधे पूरे गीले होते रहते हैं। तो आपको अगर वेल ड्रेन मिट्टी नहीं बनाई हुई है आपने, मैं मिट्टी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये कितनी वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी है, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है। और इस तरह की जब आप मिट्टी बनाते हैं तो इसमें आप कोई भी पौधे लगाएंगे, इनकी जड़ें अच्छे से सर्वाइव करती हैं। हवा का वेंटिलेशन अच्छा रहता है, मतलब मिट्टी के नीचे भी एरिएशन रहता है, तो जड़ें जितनी अच्छी बढ़ती हैं प्लांट उतने ही अच्छे बढ़ते हैं। तो आपको फोकस अपने यहाँ के जो लगे हुए पौधे हैं उनकी जड़ों पे हमेशा करना चाहिए, चाहे वो आपके सीजनल पौधे हों, गुलाब के पौधे हों या कोई भी पौधे हों। आप जब पानी देते हैं, किसी भी प्लांट में पानी देने का जो देखने का तरीका है कि पानी हमारे यहाँ अधिक हो रहा है या कम हो रहा है, आप अर्ली मॉर्निंग पानी दें। वैसे भी विंटर के टाइम में अर्ली मॉर्निंग पानी देना चाहिए, शाम के समय पानी नहीं देना चाहिए। तो जब आप सुबह में पानी दें और शाम को देखें तो हल्की, अगर बहुत ज़्यादा ठंडक है, धूप नहीं हो रही है, तो भले ही हल्की गीली मिट्टी होए, लेकिन अगर धूप हुई है तो आपको मिट्टी का टेक्सचर ऐसे दिखना चाहिए, बिल्कुल सूखा हुआ सा। तब आप समझ लें कि आपने पानी मतलब ठीक ठाक है, आपकी जो मिट्टी है वो ठीक है और वेल ड्रेन मिट्टी है। ये काम अगर आपने कर लिया तो आपको कोई भी पौधे उगाने में परेशानी नहीं होगी। ये केवल कैलेंडुला के लिए ही नहीं है, जितने भी आपने सीजनल पौधे लगा रखे हैं उसके लिए ही है। तो मिट्टी की बात हो गई। जब भी इसका एक रेशियो भी बताती हूँ कि जब भी मिट्टी बनाएं तो एक हिस्सा आप मिट्टी मिलाएं। जैसे ऐसे कोई एक डब्बा ले लें, आप उसका मेजरमेंट बना लें। तो एक डब्बा आपने जैसे इससे मिट्टी का लिया, एक हिस्सा बालू लिया और एक हिस्सा ही कंपोस्ट लिया। 1 या 1.5 हिस्सा भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं अगर आपको सीजनल पौधे लगाने हैं, क्योंकि सीजनल पौधे में होता है कि 1 महीने में आप लगाते हैं तो पूरे महीने वो बढ़ते हैं, अगले महीने से उसमें फ्लावरिंग भी होने लगती है, बीज भी बनने लगते हैं, ये सारे काम होते हैं। तो जल्दी जल्दी इनको बढ़ना रहता है और 3-4 महीने की इनकी लाइफ होती है, उतने में ही इनको बीज बना के प्लांट ख़त्म हो जाना है। तो थोड़ी खाद हमें अच्छे से दे देते हैं तो बार बार हमें खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये काम हो गया मिट्टी बनाने का, तो एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा सैंड, वो मोरंग बालू जो होती है
वो आप मिलाते हैं, वो अच्छी बिल्कुल पोरस बनाती है मिट्टी को, तो उसको भी आप मिला लिया करें। ये एक अच्छा तरीका है। और इसके अलावा आप चाहे तो राइस हस्क भी मिला सकते हैं, वो नहीं हो तो कोकोपीट भी मिला सकते हैं। वैसे कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आपके पास राइस हस्क नहीं है तो आप कोकोपीट ही मिलाएं, दोनों को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। केवल खाद, मिट्टी और बालू तीनों बराबर मात्रा में मिलाएं और उसमें पौधे लगा दें, वो वेल ड्रेन पोरस मिट्टी बनती है। अब बात इनकी करते हैं कि इनमें अधिक फ्लावरिंग लेने के लिए हम क्या करें। एक साथ जब बहुत सारे फूल खिले रहते हैं तभी गार्डन सुंदर रहता है और अच्छा लगता है देखने में। तो हमें उसमें सबसे पहला काम तो फर्टिलाइज़र का करना है, क्योंकि हम अच्छी खाद देंगे फ्लावरिंग अच्छी होगी। अच्छी खाद देने के साथ साथ हमें फूलों को भी हटाते रहना है। जैसे ये वाले फूल आप देखेंगे, इनके जो फूल हैं वो अब हट चुके हैं, तो आप इन्हें जब तक ऐसे इनको तोड़ेंगे नहीं, इनको हटाएंगे नहीं, नई जो कोपलें हैं वो फिर नहीं आ पाएंगी। जहाँ से मैंने इसे देखिए काटा है, जहाँ से देख लीजिए, यहाँ से मैंने काटा है और इसके नीचे से अब 2 ब्रांच आएंगी और उस पर फिर फूल लगेंगे। एक ये वाला देखिए, ये वाला भी फूल है, इसको भी अगर हम हटा देते हैं तो सेम यही चीज़ इसके साथ भी होगी। और जो आप ये हटाते हैं ना, ये जो आपने हटाया है इसे कंपोस्ट बिन में डालें, कहीं कुछ भी इधर उधर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। सारे जो पत्तियां हैं, फूल हैं, डालियां हैं, इनकी ब्रांचेज हैं, सूखे पत्ते हैं, सब आप कंपोस्टिंग किया करें। कंपोस्टिंग कैसे करते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया हुआ है। देखिए ये वाले फूल भी अब जा ही रहे हैं, इसमें भी ज़्यादा जान नहीं बची हुई है, तो ये इसे भी आप हटा दें। अब बात करते हैं इसमें खाद की। बहुत इंपॉर्टेंट होता है विंटर में खाद देना, क्योंकि खाद अगर हम अच्छी देते हैं फ्लावरिंग हमें जल्दी जल्दी मिलती है। और टेम्परेचर का भी बहुत अच्छा मतलब मायने रखता है विंटर के सीज़न में, क्योंकि अगर टेम्परेचर ठीक है तो आपके यहाँ फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। एक चीज़ मैंने और भी एब्जॉर्ब करी है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि विंटर जो प्लांट्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि खाद के साथ साथ अगर एक चीज़ और आप ऐड कर देते हैं तो फ्लावरिंग अच्छी होती है। वो ये है कि आप ऐसी जगह प्लांट को प्लेस करें कि जहाँ रात में बहुत ज़्यादा रोशनी या बिजली नहीं हो, मतलब बत्ती वहाँ नहीं जलती हो, रोशनी नहीं हो, यानी दिन का जो सुबह का जो उजाला है वो रहे। और फिर जैसे जैसे शाम ढलती है तो जैसे जैसे शाम ढलती है वहाँ बिजली या रोशनी कोई नहीं हो, वो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता हो, यानी लंबी रातें, इनको काली अंधेरी रातें मिलती हैं, तो ये प्लांट बहुत अच्छे सर्वाइव होते हैं। विंटर प्लांट्स की ये खासियत मैंने देखी है। अगर आप इसे ऐसी जगह रखते हैं जैसे कि जहाँ ये बल्ब जल रहे हों, गार्डन में आपने रख दिया, वहाँ पे अच्छी खासी, हम अगर बाहर बरामदे में रखते हैं तो रोशनी भी रहती है। तो कई बार होता है फ्लावरिंग में दिक्कत होती है, आपने इस चीज़ को नहीं ध्यान दिया हो, तो अब आप फिर से ध्यान दीजिएगा कि कुछ पौधे आप टेरेस पे लगाएं और कुछ पौधे आप नीचे अपने गार्डन में लगाएं। तो अब आपको समझ में आएगा कि नीचे आपके यहाँ फ्लावरिंग नहीं होगी। एक तो धूप कम होती है, ऊपर से रात की जो रोशनी है वो भी मिलती है प्लांट्स को, विंटर प्लांट्स को, तो उसमें फ्लावरिंग कम होने की संभावना रहती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं एब्जॉर्ब करने की, लेकिन ये है कि ये बहुत मायने रखती हैं। अब हम इसमें खाद देने की बात करते हैं। तो खाद देने में आप ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है विंटर प्लांट्स के लिए। ये देखिए, ये है सरसों की खली। ये कभी कभी काली दिखाई देती है, क्योंकि काला जो सरसों होता है उससे तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है वो काला काला होता है, और ये पीले सरसों का है तो इसलिए हल्का पीलापन दिखाई दे रहा होगा। इसे आप 200-250 ग्राम के करीब में पानी में भिगा लें और एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें, और उसको ही खूब पतला करके, यानी कि आप थोड़ा सा पानी लें और उसको कम से कम 10 लीटर पानी में, 1 लीटर अगर आप बनाते हैं, जैसे इस डब्बे से मैं अक्सर करके बनाती हूँ, ये वाला डब्बा है, इससे बनाती हूँ, तो एक डब्बा अगर ये लिया तो कम से कम 10 लीटर पानी में भिगाती हूँ, और वो घोल कुछ इस तरह से तैयार होता है। ये देखिए, बिल्कुल पतला पानी होता है, हल्का सा पीलापन लिए हुए, यही बस इतना ही पतला होना चाहिए। इतना पतला पानी अगर आप बनाते हैं तो कोई फंगस वगैरह नहीं लगती है, और प्लांट में ये बिल्कुल टॉनिक का काम करता है। इसमें भी आप वेरिएशन बढ़ा सकते हैं, जैसे इसमें आपने थोड़ा सा DAP भी डाल दिया तो वो भी अच्छा है, पर मैंने सिर्फ इसको यही डाला है। आप चाहें तो इसमें 1261 भी थोड़ा सा मिला लेंगे तो वो भी प्लांट्स की जो बढ़वार है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। NPK 19-19-19 भी मिला सकते हैं। अब देखिए, ये NPK 19-19-19 है, और ये 3 से 4 ग्राम होगा, क्योंकि मेरा पानी जो है वो 5 लीटर का पानी है। 10 लीटर अगर आपने लिया हुआ है तो 10 ग्राम के करीब, यानी 2 चम्मच आप ले सकते हैं। और चूँकि ये 5 लीटर पानी है तो मैंने लगभग 4 से 5 ग्राम लिया हुआ है।
1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से देना है। ये जो अभी NPK मैंने डाला है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी डालें, क्योंकि मेरे पास था, आपको ऑप्शनल में दिखा दिया कि आप इसको भी दे सकते हैं। बेनिफिशियल होता है, जितने भी विंटर प्लांट्स होते हैं उनमें फटाफट से रूट बनने में, उनकी ग्रोथ कराने में, उनमें फ्लावरिंग में ये इनको इंक्रीज कर देता है। तो आप क्या करें कि इसको जैसे आप पानी देते हैं, बस उतना ही पानी आपको देना है। जैसे ये मैंने मिला लिया हुआ है, और जितना पानी की आवश्यकता होती है एक प्लांट को, उतना आपको दे देना है। ध्यान रखें कि इनके जो ज़्यादा पत्ते ना गीले होने पाएँ। विंटर्स में आपको पत्तों का ख्याल रखना होता है कि ज़्यादा पत्तों पे पानी नहीं पड़े, जिससे कि फंगस ना क्रिएट हो। तो पानी संभाल के देना है, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी रहेगी, फ्लावरिंग में दिक्कत होगी फिर। यही सारे छोटे छोटे काम होते हैं। जहाँ तक पेस्ट अटैक की बात है, तो कोई इसमें पेस्ट अटैक नहीं लगते हैं, और थोड़े से वो एक काले से कीड़े लगते हैं। माइट्स की दिक्कत कभी कभी आती है, वो भी तब आती है जब आपकी यहाँ की जो मिट्टी है वो गीली रहती है, तभी इसमें माइट्स के अटैक होते हैं। वरना ये बहुत अच्छे से पॉलिनेशन में भी काम आता है। इस पे हनी बीज भी बहुत आती हैं, वो खाया भी जा सकता है। और एक लोगों से मैंने सुना है कि इनके पकोड़े भी बना के खाए जा सकते हैं। तो किसने कभी भी पकोड़े खाए हैं वो ज़रूर मुझे बताएंगे कि ये कैलेंडुला के पकोड़े भी बनाए जा सकते हैं क्या। एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गई, इनका आयुर्वेद में भी बहुत यूज होता है। जितने भी तरह के चर्म रोग होते हैं, जो खुजली से संबंधित रोग होते हैं, स्किन में खुजली होती है या सफ़ेद दाग हैं, उनमें भी इनकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं और इनको यूज किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है वो तो आयुर्वेदाचार्य ही बता सकते हैं, लेकिन इनके यूज चर्म रोग में होते हैं। जो आपकी ये जो क्रीम बनती है, कोई भी हर्ब वाली क्रीम बनती है, हर्बल वाली, उसमें भी ये यूज होते हैं। तो जो हर्बल क्रीम बनती है, मॉइस्चराइज़र और ये सब, उसमें भी ये कैलेंडुला के फूल इस्तेमाल होते हैं, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से और हर्बल तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा होता है, स्किन डिजीज़ में बहुत काम करता है। इसको उसमें भी यूज किया जाता है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स।